हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर्स। मैं थीम 5 का सेकंड वीडियो लेकर आ गई हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे थीम 5 जो चैप्टर है हमारा थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी। उसका सेकंड टॉपिक हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो कि है इब्न बतूताज रिहला। तो पहले हमने पढ़ लिया अल बिरूनी के बारे में, अब हम लोग जाएंगे इब्न बतूता के बारे में पढ़ने के लिए। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। फटाफट से अब इसको शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब बिना देरी की शुरू करते हैं। ये है हमारा सेकंड टॉपिक इब्न बतूताज रिहला, यानी कि इब्न बतूता का रिहला और एन अर्ली ग्लोब ट्रोटर, यानी कि एक आरंभिक विश्व यात्री। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, जानते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। Ibn Battuta's book of travels, called Rihla, written in Arabic, provides extremely rich and interesting details about the social and cultural life in the subcontinent in the 14th century. इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। This Moroccan traveler was born in Tangier into one of the most respectable and educated family known as for their expertise in Islamic religious law or Sharia, true to the tradition of his family. Ibn Battuta received literary and scholastic education when he was quite young. मोरक्को के इस यात्री का जन्म तैजियर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून अथवा शरिया पर अपना विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, उसमें हुआ था इनका जन्म। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। Unlike most other members of his class, Ibn Battuta considered experience gained through travels to be a more important source of knowledge than books. अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभवों को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। He just loved traveling and went to far off places exploring new worlds and peoples. उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों के विषयों में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। Before he set off for India in 1332 to 1333, he had made pilgrimage trips to Mecca and had already traveled extensively in Syria, Iraq, Persia, Yemen, Oman, and a few trading ports on the coast of East Africa. 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमन तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। Traveling overland through Central Asia, Ibn Battuta reached Sindh in 1333. मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। He had heard about Muhammad bin Tughlaq, the Sultan of Delhi, and lured by his reputation as a generous patron of arts, and later set off for Delhi, passing through Multan and Uch. उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। The Sultan was impressed by his scholarship and appointed him the काजी और जज ऑफ दिल्ली। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। He remained in that position for several years until he fell out of favor and was thrown into prison. वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर दिया गया। Once the misunderstanding between him and the Sultan was cleared, he was restored to imperial service and was ordered in 1342 to proceed to China as the Sultan's envoy to the Mongol ruler. बाद में सुल्तान और उसके बीच गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। With the new assignment, Ibn Battuta proceeded to the Malabar coast through central India. अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। From Malabar, he went to the Maldives, where he stayed for 18 months as the Qazi, but eventually decided to proceed to Sri Lanka. He then went back once more to the Malabar coast and the Maldives, and before resuming his mission to China, visited Bengal and Assam as well.
फिर मलाबार से वह मालद्वीप गया, जहां वह 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मलाबार तट तथा मालद्वीप गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। He took a ship to Sumatra and from there another ship for the Chinese port town of Jaitung known as the Quanzhou। वह जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह नगर जैतून, जो आज क्वांजो के नाम से जाना जाता है, गया। He traveled extensively in China, going as far as Beijing, but did not stay for long, deciding to return home in 1347। उसने व्यापक रूप से चीन में यात्रा की और वह बीजिंग तक गया, लेकिन वहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय कर लिया। His account is often compared with that of Marco Polo, who visited China and also India from his home base in Venice in the late 13th century। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता meticulously recorded his observations about new cultures, peoples, beliefs, values, etc. इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। We need to bear in mind that this globetrotter was traveling in the 14th century when it was much more arduous and hazardous to travel than it is today। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। According to Ibn Battuta, it took 40 days to travel from मुल्तान to Delhi and about 50 days from सिंध to Delhi। तो इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। The distance from Daulatabad to Delhi was covered in 40 days, while that from Gwalior to Delhi took 10 days। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। Traveling was also more insecure। Ibn Battuta was attacked by bands of robbers several times। यात्रा करना अधिक असुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। In fact, he preferred traveling in a caravan along with companions, but this did not deter highway robbers। यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। While traveling from Multan to Delhi, for instance, his caravan was attacked and many of his fellow travelers lost their lives। Those travelers who survived, including Ibn Battuta, were severely wounded। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, जिनमें इब्न बतूता भी शामिल था, बुरी तरह से घायल हो गए थे। सेकंड सब टॉपिक पर पढ़ते हैं, जो कि है द एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटीज, यानी कि जिज्ञासाओं का उपभोग। As we have seen, Ibn Battuta was an inveterate traveler who spent several years traveling through North Africa, West Asia and parts of Central Asia। He may even have visited Russia, the Indian subcontinent and China before returning to his native land Morocco। जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, जिसने उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पूर्व कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है कि वह रूस भी गया हो, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्रा की थी। When he returned, the local ruler issued instruction that his stories be recorded। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। हमारा सेकंड टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने थर्ड टॉपिक की ओर, जो कि है फ्रांसोइस बर्नियर। 3 जो हमें पढ़ने थे, हमने पहला अल बिरूनी के बारे में पढ़ा पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमने पढ़ा इब्न बतूता के बारे में, और इसमें हम लोग पार्ट 2 की वीडियो में थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसोइस बर्नियर के बारे में, जो कि फ्रांस से आया था। पढ़ लेते हैं इसको। थर्ड है फ्रांसोइस बर्नियर, या इसको फ्रांसवा बर्नियर भी कहते हैं। ए डॉक्टर विथ अ डिफरेंस, एक विशिष्ट चिकित्सक। Once the Portuguese arrived in India in about 1500, a number of them wrote detailed accounts regarding Indian social customs and religious practices। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। A few of them, such as the Jesuit Roberto Nobili, even translated Indian text into European language। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में भी अनुवादित किया।
Among the best known of the Portuguese writers is Duarte Barbosa, who wrote a detailed account of trade and society in South India. सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बरबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा. Later, after 1600, we find growing numbers of Dutch, English, and French travelers coming to India. One of the most famous was the French jeweler Jean-Baptiste Tavernier, who traveled to India at 6 times. कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी. इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी जियो बैप्टिस्ट टैवर्नियर का था, जिसे कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी. He was particularly fascinated with the trading conditions in India and compared India to Iran and Ottoman Empire. Some of these travelers, like the Italian doctor Manucci, never returned to Europe and settled down in India. इनमें एक प्रसिद्ध नाम जौहरी बैप्टिस्ट टैवर्नियर का था और वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की. इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुक्की कभी भी यूरोप वापस ही नहीं गए और भारत में ही बस गए. फ्रांसोइस बर्नियर, ए फ्रेंच मैन, वॉज अ डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन. फ्रांस का रहने वाला फ्रांसोइस बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था. लाइक मेनी अदर्स, ही केम टू मुगल एम्पायर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज. कई और लोगों की तरह वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था. He was in India for 12 years from 1656 to 1668 and was closely associated with the Mughal court as a physician to Prince Dara Shikoh, the eldest son of Emperor Shah Jahan, and later as an intellectual and scientist with Danishmand Khan, an Armenian noble at the Mughal court. तो वह 1656 से लेकर 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा. पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा सिकोह में के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार में एक आर्मेनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में. अब हम लोग इसका फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे, जो है कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि पूर्व और पश्चिम की तुलना. Bernier traveled to several parts of the country and wrote accounts of what he saw, frequently comparing what he saw in India with the situation in Europe. Bernier ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे. वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था. He dedicated his major writing to Louis XIV, the King of France, and many of his other works were written in the forms of letters to influence officials and ministers. उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुईस 14 को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे. In virtually every instance, Bernier described what he saw in India as a bleak situation in comparison to developments in Europe. As we will see, this assessment was not always accurate. However, when his works were published, Bernier's writings became extremely popular. लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना से दयनीय बताया है. जैसा कि हम देखेंगे, उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था. फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए. Bernier's works were published in France in 1670 to 71 and translated into English, Dutch, German and Italian within the next 5 years. बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुए थे और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इतालवी भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया. Between 1670 and 1725, his account was reprinted 8 times in French, and by 1684, it had been reprinted 3 times in English. This was in marked contrast to the accounts in Arabic and Persian, which circulated as manuscripts and were generally not published before 1800. 1670 और 1725 के बीच उसका वृत्तांत फ्रांसीसी में 8 बार पुनर्मुद्रित हो चुका था और 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनर्मुद्रित हो चुका था. यह अरबी और फारसी वृत्तांतों जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था और जो 1800 से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे कि पूरी तरह विपरीत था. सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड टॉपिक खत्म हो गया. फोर्थ टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि पार्ट 3 में करेंगे. सो उम्मीद है आप लोग समझ आएगा. कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स मिल जाएंगे. सो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.